मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो जो कि लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था परिस्थिति और भूमिका, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने परिस्थिति का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं तथा उसके प्रकारों के बारे में विषय चर्चा की थी। और यह वीडियो आज उसी वीडियो की अगली कड़ी में उसी का एक पार्ट कह सकते हैं, उसी का अगला पार्ट कह सकते हैं, जिसमें हम लोग भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे कि भूमिका क्या है, भूमिका की क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से भूमिका परिस्थिति से संबंधित होती है। क्योंकि परिस्थिति और भूमिका दोनों एक साथ ही चलते हैं और एक साथ ही उनका समाज में महत्व होता है। क्योंकि व्यक्ति की परिस्थिति या व्यक्ति का जो समाज में पद है, उससे किसी न किसी भूमिका का उसको निर्वाह करना होता है या उस पद से कोई न कोई भूमिका अवश्य जुड़ी होती है। तो आज हम लोग भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों देखेंगे कि भूमिका क्या है, या जो रोल शब्द है, रोल से हम लोग शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको, कि समाज में हमारा रोल या व्यक्ति का समाज में उसकी परिस्थिति या पद के अनुसार जो रोल होता है, जो भूमिका होती है, जो कर्तव्य या दायित्व होते हैं, या ये कहें कि अधिकार और दायित्व होते हैं, वो भूमिका की श्रेणी में आते हैं। सामान्य अर्थ में भूमिका को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब भूमिका की जो अवधारणा थी वो सबसे पहले जो साइकोलॉजी में है, मनोविज्ञान में है, तो व्यक्ति के व्यवहार एवं मनोविश्लेषण के संदर्भ में मीड, न्यूकॉम्ब, मेरिनो एंड सर्बिन आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसका प्रयोग किया गया कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले भूमिका पद का प्रयोग किया गया। और जो समाजशास्त्र विषय है उसमें भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है। यदि हम इस लाइन पे गौर करें कि समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा स्टेटस है, हमारा जो परिस्थिति है, हमारा जो समाज में पद है, उसका जो गतिशील पक्ष है, अर्थात उससे संबंधित जो कार्य हैं जो व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, तो व्यवहारिक रूप में उसे भूमिका की श्रेणी में रखा जाता है। जब व्यक्ति द्वारा कोई भी परिस्थिति धारण की जाती है, चाहे वो अर्जित हो चाहे वो प्रदत्त हो, तो उसी के अनुरूप भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। अब सपोज कीजिए, या एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, व्यवहारिक एग्जाम्पल जो हम दैनिक दिनचर्या में हम लोग देखते हैं। तो यदि किसी भी घर में, किसी भी परिवार में लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, तो उनकी भूमिकाओं का निर्धारण अभी वर्तमान समय में अवश्य परिवर्तन आया है, कुछ परिवर्तन आया है, परंतु यदि हम परंपरागत समाज में देखेंगे तो घरेलू कार्य लड़कियों को दिए जाते हैं, वो घर के बाहर के कार्य या आर्थिक कार्य या ये कहें कि वित्त से संबंधित कार्य लड़कों को दिए जाते हैं। तो जब प्रदत्त परिस्थिति, जो लिंग है वो प्रदत्त परिस्थिति है, और उसके आधार पर जब कार्य का बंटवारा किया जाता है तो वो व्यक्ति की भूमिका कहलाती है, अर्थात उससे संबंधित। ठीक इसी प्रकार से यदि हम अर्जित परिस्थिति की बात करें, तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सपोज कीजिए कोई क्लर्क है, किसी भी ऑफिस में क्लर्क है, तो उसका जो पद है वो क्लर्क का है और वो उसको उसी पद के अनुरूप अपना व्यवहार करना पड़ेगा। तो जब वो उस पद के अनुरूप वो व्यवहार करता है तो वो उसकी भूमिका के संबंध में आता है। जैसे यहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया है कि राष्ट्रपति का पद एक परिस्थिति है, इस परिस्थिति से संबंधित कुछ दायित्व और कर्तव्य होते हैं, ये ही राष्ट्रपति की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। अर्थात जो राष्ट्रपति की भूमिका निभाने वाले हैं उनको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, और उन्हें उन्हीं विशेषाधिकारों के अनुरूप कार्य करना होता है। अब यदि हम देखते हैं कि यदि भूमिका की बात करें, तो भूमिका का तात्पर्य किसी सिनेमा या नाटक किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने से लेते हैं। यदि हम कहते हैं ना कि इसकी भूमिका किसने निभाई, यदि हम एग्जाम्पल लें कि शोले फिल्म में, शोले मूवी में
जय वीरू कौन थे या जय वीरू की भूमिका किसने निभाई थी, तो हम कहेंगे कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने ये भूमिका अदा की थी। तो यहाँ जो भूमिका से तात्पर्य है वो थोड़ा सा अलग है कि जब हम सामान्य रूप से भूमिका की बात करते हैं तो भूमिका का अर्थ, यदि हम डीपली इसको सोचेंगे, गहराई से हम सोचेंगे, तो उस भूमिका का आशय भी वही होता है। अर्थात उस मूवी में, उस फिल्म में उनको ये पद दिया गया था कि आप लोग जय और वीरू की भूमिका अदा करेंगे। उसी प्रकार से व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार जो समाज में भूमिका होती है, तो उस समाज में उस व्यक्ति की भूमिका उसकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, उसकी परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होती है। अब देखेंगे भूमिका का अर्थ एवं परिभाषा। विभिन्न विचारकों ने भूमिका को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है और इन परिभाषाओं के पश्चात हम देखेंगे कि सामान्य रूप से भूमिका हम किसे कह सकते हैं। तो फेयरचाइल्ड ने जो कहा है कि भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। अब यदि इस परिभाषा में हम देखें तो इसमें दिया है अपेक्षित कार्य, अर्थात किसी भी व्यक्ति का उसके समूह में, जिस समूह में वह रहता है, जिस समूह का वह सदस्य है, उस समूह का के द्वारा जो उससे अपेक्षित किया जाता है कि व्यक्ति इस समूह में रहकर उसका ये दायित्व होगा एवं उसके द्वारा ये सब कार्य किए जाएंगे, तो वह भूमिका के अंतर्गत आता है, उसे उस व्यक्ति की भूमिका कहते हैं। इसी प्रकार से इलियट और मेरिल ने कहा है कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। इसमें भी कार्य, तो सामान्यतः हम देखेंगे कि भूमिका का अर्थ है किसी भी कार्य को करना। जब हमने बात की थी कि गतिशील पक्ष है, तो गतिशील पक्ष का आशय किसी भी क्रिया को करना, तो परिस्थिति के अनुसार, पद के अनुसार किसी भी क्रिया को करना भूमिका की श्रेणी में आता है। आगे देखेंगे, हार्टन और हंट लिखते हैं, एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। अब किसी भी व्यक्ति का जो समाज में जो पद है, जो विशिष्ट पद है, जो कि उसे परिस्थिति के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अनुसार धारण उसने किया है, चाहे वो अर्जित हो चाहे वो प्रदत्त हो, उसके अनुरूप वो कार्य जो करता है, जो व्यवहार करता है, वो उसकी भूमिका की श्रेणी में आता है या उसे भूमिका कहा जाता है। इसी प्रकार से ब्रूम तथा सेल्जनिक ने कहा है, एक विशिष्ट सामाजिक पद से संबंधित व्यवहार के प्रतिमान को भूमिका के रूप में परिभाषित किया है। ऑकबर्न और निमकॉफ ने कहा है, भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं का समावेश होता है। यदि हम इन पांचों ही परिभाषाओं को देखेंगे तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जो भूमिका है वो समाज द्वारा अपेक्षित वह कार्य व्यवहार है जो कि व्यक्ति को प्राप्त सामाजिक पद होता है उसके अनुसार समाज द्वारा अपेक्षित किया जाता है। अर्थात व्यक्ति से समाज जो अपेक्षा करता है, उसको जो पद देता है, उसी के अनुसार वह उससे अपेक्षा करता है कि वह उस कार्य को पूर्ण निपुणता से, पूर्ण दायित्व की भावना से पूरा करे, वही व्यक्ति की भूमिका कहलाती है। अब देखेंगे भूमिका की विशेषताएं कि किसी भी व्यक्ति की समाज में जो भूमिका होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला है, भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। सेम वही चीज़ जो हमने डेफिनेशन में देखी थी कि समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार, एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण जो समूह जो अपेक्षित व्यवहार करता है या समाज जो अपेक्षित व्यवहार करता है व्यक्ति से, वो अर्थात व्यक्ति के द्वारा समाज के लिए कैसा कार्य किया जाएगा, क्या कार्य किया जाएगा, इसका निर्धारण उसकी परिस्थिति ही तय करती है और उसे उसकी भूमिका कहा जाता है। वो जो कार्य वो करता है उसे उसकी भूमिका कहा जाता है। दूसरा है, भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी भी भूमिका का निर्धारण कैसे होता है, हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे हम इस चीज़ को परिभाषित करेंगे कि किसी व्यक्ति के द्वारा कौन सा कार्य किया जाए और कौन सा कार्य
उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। इसका निर्धारण कौन करता है? जब हम बात करेंगे किसी भी कार्य व्यवहार की, जैसे सपोज कीजिए एक परिवार है, उसमें जो मुखिया है उसका पद है मुखिया का, और मुखिया से अपेक्षा की जाती है परिवार के द्वारा कि वह वित्तीय एवं धन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करेगा। तो जब मुखिया से ये अपेक्षा होती है तो इसका निर्धारण कौन करता है? परिवार करता है, समाज करता है, एवं जो संस्कृति है उसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। अर्थात जो सामूहिक आदर्श होते हैं, जो संस्कृति होती है, सामाजिक नियम होते हैं, उनके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। अब जैसे हम बात करें कि किसी भी व्यक्ति की एक सरकारी नौकरी लगती है, तो सरकारी नौकरी लगने के पश्चात समाज द्वारा, कानून द्वारा, सरकार द्वारा एवं राज्य द्वारा उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने दायित्वों की पूर्ति करे, और उसके दायित्व उसकी परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होते हैं कि उसका जो समाज में पद है, यदि वह पुलिस में है तो उसे कानून व्यवस्था संबंधित कार्य दिया जाएगा, यदि वह शिक्षक है तो उसे अध्ययन अध्यापन संबंधी कार्य दिया जाएगा, यदि वह प्रशासनिक अधिकारी है तो उसे प्रशासन से संबंधित कार्य दिए जाते हैं। अर्थात व्यक्ति के कार्यों का निर्धारण उसके समाज में जो परिस्थिति है, उसका जो पद है, उसके अनुसार किया जाता है। अगला है, समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती है, वरन वह सदैव दूसरी परिस्थितियों या भूमिकाओं के संदर्भ में ही निभाई जाती है। जैसा कि हमने इसके पहले वाले पॉइंट में इसकी बात कर ली कि किसी भी परिस्थिति के अनुसार ही भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है। कभी भी भूमिका अकेले में निभाई नहीं जाती, या ये कहें कि बिना परिस्थिति, बिना पद के किसी भी भूमिका का निर्वाह करना संभव नहीं होता है। यदि हम आयु की भी बात करें तो एक 2 साल के बालक से वो अपेक्षा नहीं की जा सकती जो 10 साल के बालक से अपेक्षा हम करते हैं। अर्थात आयु हो, लिंग हो, या अर्जित परिस्थितियों में हो, प्रदत्त हो या अर्जित, व्यक्ति के द्वारा समाज में जो उसका पद है, उसकी जो परिस्थिति है, उसके आधार पर ही उसकी भूमिका का निर्धारण होता है। अगला है, भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है। ये भी क्लियर है, जो भूमिका होती है उसका संबंध परिस्थिति से होता है। चूंकि परिस्थितियां प्रदत्त और अर्जित दोनों प्रकार की होती है, अतः भूमिकाएं भी प्रदत्त और अर्जित होती है। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार की भूमिकाएं होगी जिस प्रकार की परिस्थिति होगी उसी अनुरूप उनकी भूमिकाओं का निर्धारण होगा। अगला है, भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील है। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा और विभिन्न समयों एवं संस्कृतियों में भी अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें कि कुछ परिवार या कुछ समाज ऐसे होते हैं जहां मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों का लालन पालन करे, लालन पोषण करे, जबकि कुछ परिवार ऐसे होते हैं, कुछ समाज ऐसे होते हैं जहां बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा जाता है। जैसे यूरोपियन समाज की हम बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ ये व्यवस्था है कि सभी स्वतंत्र हो और अपने कार्य करने के लिए प्रेरित हों। कब से? जब से वो बड़े होने में होते हैं कि 18 वर्ष की आयु होती है, उसके पहले ही वो अपने लेवल पे काम करने लगते हैं। तो जो किसी भी समाज में जो भूमिकाएं और परिस्थितियाँ होती है वो गतिशील और परिवर्तनशील होती है। जैसे एक 5 वर्ष के बच्चे से हम अपेक्षा करते हैं, एक बालक से अपेक्षा करते हैं कि वो घर के काम में हाथ बटाए, परंतु उसके कार्यों का निर्धारण होता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, यदि एक छोटा बच्चा होता है, एक बालक होता है 5 वर्ष का या 4 वर्ष का, हम उसे कहते हैं कि जाके वो काम करके आ, वो बॉटल उठा के लेके आ या पानी लेके आ, तो वो इस कार्य के लिए तैयार होता है और वो ऐसा कार्य करता है। जबकि जब वही बालक 18 से 20 वर्ष का होता है तो उससे अपेक्षाएं भी बदल जाती है और उसकी भूमिका भी बदल जाती है। उसे अपेक्षा की जाती है कि वो अध्ययन कार्य करे, साथ ही घर के कार्यों में भी अपना हाथ बटाए। कहने का तात्पर्य है कि भूमिका समय के साथ साथ परिवर्तनशील होती है, उसमें परिवर्तन आता रहता है। अगला है,
प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रदान की गई भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति आदि के आधार पर ही करता है। व्यक्ति किसी भी कार्य को कब करेगा? जब उसमें योग्यता होगी, उसमें क्षमता होगी, उसकी रुचि होगी, उसके काम करने की मनोवृत्ति होगी। इन सभी के आधार पर ही व्यक्ति कार्य करता है, अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। यदि उसमें योग्यता नहीं है तो वो पूर्ण दायित्व के साथ कार्य नहीं कर पाएगा, और क्षमता नहीं है तो भी उससे कार्य नहीं होगा। साथ ही रुचि भी बहुत, इंटरेस्ट जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसी भी व्यक्ति की कार्य में या उसकी भूमिका में यदि रुचि नहीं होगी तो वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा। अगला है, व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है वह उसकी मुख्य भूमिका होती है। अन्य छोटी मोटी भूमिकाओं को सामान्य भूमिकाएं कहते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि किसी भी व्यक्ति की समाज में एक ही परिस्थिति या एक ही भूमिका नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति परिवार का मुखिया है, परिवार में सबसे बड़ा है, तो वह परिवार में उसकी स्थिति सम्माननीय, अधिक सम्माननीय और सबसे विशिष्ट होती है। परंतु यदि वही व्यक्ति किसी भी ऑफिस में पियोन या चपरासी के पद पर कार्यरत है तो उसकी जो परिस्थिति है, उसका जो पद है, वह उस ऑफिस में सबसे निम्न स्तर पर माना जाएगा और उसकी भूमिका का निर्धारण उसी अनुरूप किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा उसे आदेश दिया जाएगा, उसके अनुरूप उसको कार्य करना होगा। कहने का तात्पर्य है, दो प्रकार की भूमिकाएं होती है, सामान्य भूमिकाएं और मुख्य भूमिकाएं। कि एक व्यक्ति की मुख्य भूमिका होती है जिसे वह हमेशा अदा करता है, और कुछ सामान्य भूमिकाएं जो कि परिवर्तनशील भी है, गतिशील भी है और जुड़ती रहती है, और पहले वाली भूमिकाएं समाप्त होती रहती है। जैसे हम बात करें कि कोई मुखिया है, वह मुखिया तो रहेगा, परंतु यदि प्रमोट होकर वह क्लर्क बन जाता है तो उसकी भूमिकाओं में परिवर्तन आ जाएगा, अर्थात उसकी जो ऑफिस की भूमिका है उसमें परिवर्तन आ जाता है। अगला है, अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। सभी भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक वही बात इसको भी हम उसी एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो अलग अलग भूमिकाएं हैं व्यक्ति जिनका निर्वाह करता है और उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। जैसे मुखिया है, उसके साथ परिवार में विशिष्ट व्यवहार किया जाएगा, सम्मानीय व्यवहार किया जाएगा, या ऐसा व्यवहार किया जाएगा जो कि परिवार में सर्वोच्च व्यवहार की श्रेणी में आएगा, ऐसे सबसे अच्छे व्यवहार की श्रेणी में आएगा और सबसे सम्मानित सदस्य के रूप में उसे देखा जाएगा। जबकि यदि वह चपरासी या पियोन है तो उसको वह सम्मान वहाँ नहीं मिल पाएगा। व्यवहारिक रूप में भी हम देखेंगे तो वह सम्मान उसको वहाँ नहीं मिल पाएगा, जबकि परिवार में उसका सम्मान अति विशिष्ट या बहुत सम्माननीय होता है। इसलिए भूमिकाओं का निर्वाह भी एक प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता। अगला है, प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी होती है। अब यदि हम देखेंगे कि जो भी भूमिकाएं व्यक्ति समाज में निभाता है या भूमिकाएं जो अदा करता है, उनके साथ साथ उसे अधिकार भी प्राप्त होते हैं, तो साथ साथ सुविधाएं और उसके दायित्व भी प्राप्त होते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि एक राष्ट्रपति की जो अधिकार और विशेषाधिकार हैं वो उसे प्राप्त होते हैं, साथ ही उसके अनेक दायित्व भी जुड़े होते हैं। अर्थात दायित्व और अधिकार दोनों ही समान रूप से भूमिका से जुड़े होते हैं और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसकी परिस्थिति या समाज में उसका पद। क्लियर है? आज हम लोगों ने भूमिका के बारे में चर्चा की, भूमिका की अर्थ परिभाषा बताई, साथ ही भूमिका की विशेषताओं पर विशेष चर्चा की। तो आज के और पिछले वीडियो में दोनों में हमने परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल के बारे में चर्चा की और जानने का प्रयत्न किया कि परिस्थिति क्या है, भूमिका क्या है, आपस में ये किस प्रकार से अंतर संबंधित हैं और इनका समाज में क्या महत्व होता है। क्योंकि किसी भी परिस्थिति और भूमिका का समाज में महत्व होता है, या ये कहें कि पद के अनुसार ही उसकी भूमिका का निर्धारण होता है। अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।